जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं, इन्वायरमेंट का ही है। और ये टॉपिक बोलता है व्हाट इज़ द नेचर रेस्टोरेशन लॉ। नेचर रिस्टोरेशन लॉ क्या है। और ये देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हैं नेचर रेस्टोरेशन लॉ जो बात कर रहा है फॉर पीपल, क्लाइमेट एंड प्लैनेट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है इसके बारे में, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है। द नेचर रिस्टोरेशन लॉ इनैक्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन हम जानते हैं कि लगभग 27-26 ये नंबर बदलते भी रहता है। तो ये यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम तैयार किया है। यूरोपियन यूनियन के इनका अपना खुद इनका यूरो डॉलर चलता है। आपस में एक देश दूसरे देश को कई लेवल पर बेनिफिट करते हैं, ट्रेड पे और इकोनॉमी में और पॉलिटिकल लेवल पर। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा नेचर रजिस्ट्रेशन लॉ इनैक्ट किया गया है। इट सर्व्स एज ए सिग्निफिकेंट मॉडल फॉर एड्रेसिंग इंडियाज एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और ये कहीं ना कहीं इस मॉडल के द्वारा इंडिया के जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का है उसके लिए बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। अबाउट नेचर रिस्टोरेशन लॉ, it is a legislative measure aimed at addressing the interconnected crisis of the climate change, biodiversity loss and environmental degradation। ये जो इस जो कानूनी पैजामा जो दिया गया है एनआरएल का, ये लेजिस्लेटिव मेजर जो लिया गया है, इसका मेन एम है कि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जाए। और बायोडाइवर्सिटी जो प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है, स्पेसीज खत्म हो रहे हैं, उसके साथ उसके भी उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जाए। एंड जो इन्वायरमेंट, चाहे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, चाहे इन्वायरमेंट में कोई स्पेसीज खत्म हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, लाइफ साइकिल लोगों का खत्म हो रहा है, स्पेसीज खत्म हो रही हैं, यस, सॉइल की न्यूट्रलिटी खत्म हो रही है, पेड़ जो है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको भी एड्रेस करने के लिए जो आपको नेचर रिस्टोरेशन लॉ की बात की गई लेजिस्लेशन की। This law represents the first comprehensive continent-wide initiative of its type। ये जो बनाया गया है एनआरएल, इसका जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो है, बहुत बड़े स्तर पर है। और कॉन्टिनेंट वाइड मतलब कई कॉन्टिनेंट को जोड़कर इस इनिशिएटिव को लाया गया है, जिससे एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट को सभी एक दूसरे से बेनिफिट ले सकें। द एनआरएल इज क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी। तो यूरोपियन यूनियन के जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी है, जिससे वो अपना एड्रेस करना चाहते हैं, एनआरएल जो है उसी का एक कंपोनेंट है। विच इज एस्टैब्लिशेस बाइंडिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेशन इकोसिस्टम। और ये एक बाइंडिंग ऑब्जेक्टिव्स है जो इसके पार्ट होंगे यूरोपियन यूनियन के और इस एनआरएल के। तो वो अपना एक कानूनी पैजामा मतलब कानूनी रूप देंगे, बाइंड अपॉन रहेंगे, उसको फॉलो करने जो ऑब्जेक्टिव्स है इस एनआरएल का, किसके लिए, फॉर द डिग्रेडेड इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। इट्स फोकस इज ऑन इकोसिस्टम दैट हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एज वेल एज मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। साथ साथ में इसका मेन फोकस जो है कि इकोसिस्टम को जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो उसकी पोटेंशियल मतलब जो क्षमता है कार्बन कैप्चर की और कार्बन को स्टोर करने का, तो ये जैसे पेड़ पौधे जितना लगाएंगे, ग्रीनरी जितना करेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं, तो उसके ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश करनी है जिससे कि कार्बन का कैप्चरिंग ज़्यादा हो, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहे, पेड़ों के साथ अपना भोजन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और साथ ही साथ ये मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो आज के डेट में जो जैसे आप मान लीजिए कि पेड़ पौधे रहेंगे तो अच्छा खासा रेनफॉल होगा, पेड़ पौधे खत्म होने जाते हैं, रेनफॉल कम हो जाता है, ड्रॉट आ जाता है, ड्रॉट इज़ ए नेचुरल, उसकी वजह से लॉट्स ऑफ पीपल लूज देयर लाइफ्स और एनिमल भी अपना लाइफ करते हैं, ड्रॉट आ जाता है, फेमाइन आ जाता है। तो इसके वजह से चाहे वो पेड़, यदि पहाड़ हैं, पहाड़ पेड़ नहीं रहेंगे तो लैंडस्लाइड होगा, तो उससे भी नेचुरल डिजास्टर है। तो जो कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर है जिसको नेचर को अच्छा करने से वो कम हो जाता है, तो उस पर भी वो बोल रहे हैं कि एज वेल एज मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर के इम्पैक्ट्स को भी कम करना है। Member states are required to restore a minimum of 20% of the European's land
एंड मरीन एरियाज बाय द ईयर 2030। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पर एनआरएल के जो मेंबर होंगे यूरोपियन यूनियन के एक कंपोनेंट के रूप में, जो वहाँ पर वो नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बोला गया है कि आपको कम से कम मिनिमम 20% ऑफ द यूरोपियन यूनियन का लैंड है उसको आपको रिस्टोर करना है। यस, एंड द मैरीन एरियाज बाय द ईयर 2030। तो मरीन एरिया जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर भी इन्वायरमेंट को, नेचर को अच्छा करना है, जिससे कि कोस्टल एरिया पे रहने वाले मरीन एनिमल्स है, जो समुद्री एनिमल्स हो या जस्ट कोस्टल एरिया पर ही बहुत सारे ज़मीन पर ही बहुत सारे इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज आपस में फूड का एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको भी, तो लैंड एरिया के साथ साथ जो समुद्र का एरिया है, तो इस एरिया में लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम में भी बात की जाए तो मरीन कोस्टल एरिया के पास में वहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा रिस्टोर करने की बात की गई है, इस जो भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे यूरोपियन यूनियन के उसके लिए। दिस रिस्टोरेशन मैंडेट encompass various environments including terrestrial, coastal, freshwater, forest, agricultural and urban areas। तो ये इसका रिस्टोरेशन का जो बोला गया है कि ये मैंडेट क्यों है, कहाँ पर, किस एरिया में, तो किस प्रकार के एनवायरनमेंट को ये रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जो लैंड एरिया है, इसको करना है। कोस्टल एरियाज़ में जो कोस्टल एरियाज़ का रीज़न है जो तट के पास है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर रिवर्स हैं, लैक्स हैं और पॉन्ड्स है, जहाँ पे फ्रेश वाटर है इकोसिस्टम, उसको भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को आपको करना है। फॉरेस्ट जो आपको दिख रहे हैं, फॉरेस्ट को भी वहाँ पे रिकवर करना है, रिस्टोर करना है। एग्रीकल्चर एरिया का जो लैंड एक प्रकार से कमर्शलाइजेशन की वजह से उसका सॉइल क्वालिटी ख़राब होता जा रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड को भी अच्छा से करना है। अर्बन एरियाज़ में भी ग्रीनरी को रिस्टोर करना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक तो आपको टेरेस्ट्रियल एरियाज़ जो है उसको देखना है, कोस्टल एरियाज़ को भी रिस्टोर करना है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के द्वारा। फ्रेश वाटर को करना है रिस्टोर, जहाँ पर रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वो फॉरेस्ट एरियाज़, एग्रीकल्चरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ के आसपास भी एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। By 2050, the restoration efforts are expected to cover all ecosystems classified as requiring restoration। जो रिक्वायरिंग रिस्टोरेशन है, जिस जिस एरिया में रिस्टोरेशन है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक सभी मतलब जितने भी एफर्ट्स हैं रिस्टोर करने के लिए, जितने भी इकोसिस्टम की बात की गई अभी, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, अर्बन एरिया, ये कम्प्लीटली रिस्टोर कर लिया जाए। ये जिसमें से आपने अभी देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो लैंड है, बोला गया कि 2030 तक, 2030 तक आपका कितना हो जाए, 20% को लगभग कम से कम ये कर लिया जाए। 2050 तक पूरे ऑल एरियाज़ को पूरा कंप्रिहेंसिव रूप में कवर कर लिया जाए। द NRL सेट्स फोर्थ ऑब्लिगेशंस टू इन्हांस अर्बन ग्रीन स्पेसेस। तो NRL कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन दे रहा है, बोल रहा है कि आप अपने अर्बन ग्रीन स्पेस को रिस्टोर करें। रिस्टोर फ्री फ्लोइंग रिवर्स, जो हमारा फ्री फ्लोइंग रिवर्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। एंड बाय रिमूविंग आर्टिफिशियल बैरियर्स, जहाँ पर कि कई ऐसे आर्टिफिशियल मैन मेड के द्वारा बैरियर नदी के फ्लो में रोक दिया गया है, कचरा वगैरह जो वेस्ट जो जा रहे हैं वो चीज़ करना है, वो कम किया जाए, रिवर को रिस्टोर किया जाए। इंक्रीज पॉलिनेटर्स पॉपुलेशन, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिनेटर्स वही होते हैं जहाँ पॉलिनेशन होता है, पेड़ पौधों और फ्लावरिंग प्लांट के बीच में जो सीड्स बनने की प्रक्रिया होती है, और ये बहुत सारे सीड्स बने। तो इसका सिंपल होता है कि एक सपोज करें कि एक आपका फ्लावरिंग प्लांट्स है, और फ्लावरिंग प्लांट्स के पास जाकर क्या करना है कि किसी ने, एक बटरफ्लाई आया, इस पर बैठा और इस पे से इसके एग्स को लिया, और यहाँ पर आसपास एग्स होंगे और यहाँ पर आपका एग्स होंगे और यहीं पे स्पर्म होंगे, तो इसको भी फर्टिलाइज कर देगा, बैठकर इसके पैरों में लग जाते हैं। साथ में किसी और फ्लावर पे जाकर बैठेगा, उस फ्लावर पे भी जाकर वो अपना इस यहाँ का एग स्पर्म इसमें डाल देगा। इससे क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, सीड्स बनेगा, फ्लावर के स्पेसीज, वेराइटीज़ बढ़ेंगे। तो ये पॉलिनेटर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज पॉलिनेटर पॉल्यूशंस, वैसे जो वास्प होते हैं, हनी बीज होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई होता है, ये सब क्या है, पॉलिनेटर्स हैं। मतलब है कि प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये भी बढ़ाने की बात की गई। एंड कंट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ प्लांटिंग 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन।
और लगभग 300 करोड़, 3 बिलियन कहने का मतलब है कि लगभग 300 करोड़ ट्रीज लगाने की बात की गई जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज करेंगे। The member states must develop restoration plans that outline strategies for meeting these targets and ensuring that the restored areas do not significantly deteriorate. ये भी देखना है कि मेंबर जो भी इस एनआरएल के मेंबर स्टेट्स होंगे थ्रू द यूरोपियन यूनियन जो भी कंट्री हैं, आप उसमें ज़रूरी है कि आपका रिस्टोरेशन प्लान बहुत अच्छा हो और इसमें यही बात पर जोर दिया जाए कि जो भी टारगेट दिया गया है, चाहे टेरेस्ट्रियल लेवल पे, कोस्टल लेवल पे, मरीन रीजन का, एग्रीकल्चर एरिया का, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, जो भी आपको टारगेट किया गया है, उस टारगेट को अपने स्ट्रेटजी प्लान में ऐसे बनाएं कि उसको मीट करें, उसको कवर करें और साथ में जो एंश्योर कर रहे हैं कि एंश्योर दैट द रीस्टोर्ड एरियाज डू नॉट सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट। आपने किसी एरिया को रिस्टोर कर लिया, रिवर को रिस्टोर कर लिया, लैंड को रिस्टोर कर लिया, इन्वायरमेंट को वहाँ अच्छा कर दिया, लेकिन फिर उसको खराब ना हो, दोबारा डिटोरिएट ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। While crafting this nature restoration plans, it is essential for member states to assess socio-economic impact and benefits. ये भी देखना है जब ये प्लान को अपना वो क्राफ्ट करते रहें, बनाते रहें और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए करते रहें, तो ये भी देखा जाए कि जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इस एनआरएल के अंदर मेंबर हैं, ये जरूर इस चीज़ को असेस करें कि इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। वहाँ के समाज को जो भी आप काम कर रहे हैं तो उससे क्या सोशल बेनिफिट मिलेगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये भी देखना है। एज वेल एज एस्टिमेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और ये भी देखना है कि कितना उसमें फाइनेंशियल खर्चा होगा, जिससे कि डिफरेंट जो एरिया बताया गया है, जिस एरिया में रिस्टोरेशन करना है, उसके लिए कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा, तो वो भी आपको इसमें एस्टिमेट को निकालना होगा।